Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, we talked about the 10 types, and in today's lecture as well, I'm going I'm going to repeat that 10 types, and as well as I'll put a view over discourse as a process. I thought that there was a little ambiguity in the topic of 10 types, in the discussion of 10 types, or so that you couldn't get that. Let's talk about turn types. First of all, in turn, what does it mean? Turn it's a turn of talking, the speaker's turn, the turn of one speaker. First of all, if a person is giving or delivering a lecture, it's his turn. Or after responding that question or answering or speech, if the second person respond to that statement, the statement that is being occurred by the first person, then the turn is just of the second person. In simple words, we can say that turn is a turn of speech, a turn of talking, a turn of speech. If we have two person, if we have a dialogue over two different persons, and the first person, if he talks, it's the first turn. If the second person talks, it's mean the turns of second person. So be clear about what's the turn. Actually the turn of talking, turn of talking in a sense where we expect some meanings, as where we expect some response to the second persons, whenever or at which level we want to discuss about, and we want to discuss any topic. It's mean we are going to exchange a turn, first person and the second person, first person and the second person, first speaker and the second speakers. First of all, in turn taking or in the turn types, first we have adjacency pair. Adjacency pair. Adjacency pair. This occurs when the utterance of one speakers make a particular kind of response very likely and very possible. ये हम तब एडजेंसी पेयर्स हम तब अक्कर करते हैं जब आप कह लें कि हम जब बात करते हैं तो वी एक्सपेक्ट सम रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स ऑफ आवर टॉकिंग, इन रिस्पॉन्स टू आवर टॉक. जब हम बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला बंदा मुझे इसके बदले में कोई रिस्पॉन्स करे, कोई जवाब दे इसके बदले में. तो जब हम ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, it's mean we are going to adopt the concept of turn taking or the turn types, the first person types and the second person turns. तो समटाइम ऐसा होता है कि जो एडजेंसी पेयर्स होते हैं वो हम तब एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैंने कोई क्वेश्चन किया है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे आंसर भी वैसे मिलेगा, कि मैं वैसा ही आंसर ढूंढना चाहता हूँ जैसा मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ. जैसे कि हम जब फर्स्ट एग्जांपल के तौर पर ग्रीटिंग फॉर एग्जांपल, जब हम ग्रीटिंग करते हैं तो इफ़ आई सेड और इफ़ आई से सैल्यूटेशन टू यू पीपल, तो डेफिनेटली इन रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन यू पीपल आल्सो रिस्पॉन्ड एज इट इज़, कि मैंने अगर आपसे सलाम लिया है तो डेफिनेटली आप भी रिस्पॉन्स करेंगे उसका. या इसकी एग्जांपल एक और कह लें कि मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट की है, तो इसके दो ही ज़मरे हैं, या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे या उसे रिफ्यूज़ कर देंगे. इसके अलावा थर्ड ऑप्शन हमारे पास नहीं है. तो इट्स मीन हम जब कोई ऑप्शंस टॉकिंग करते हैं, जब हम एडजेंसी पेयर्स बनाते हैं, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड आंसर्स ही होते हैं, पॉसिबल एंड पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं दैट कैन बी हैंडल. और वहाँ पर हम कहते हैं कि अब मैंने क्वेश्चन किया है तो मैं आई एम वेटिंग फॉर योर टर्न, तो मैं आपकी टर्न का वेट कर रहा हूँ कि जी आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे, इसके बदले में आप मुझे कोई ना कोई इसका जवाब ज़रूर देंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एग्री और डिसएग्री. हम किसी भी तरह में ले लें, प्रेफर कर लें या डिसप्रेफर कर दें हम, या किसी चीज़ को एग्री कर दें या डिसएग्री कर दें, बट इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन वेयर वी आर. बट डू रिमेंबर, टर्न टाइप्स इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द स्पीकर्स टॉक. हम जब स्पीकर्स को एक बंदा बात करता है फिर दूसरे की बारी आती है, ये जो दूसरे की बारी है एक्चुअली ये टर्न का पर्पस ही बारी ही आपके कंसिडर कर सकते हैं, कि जब हम एक्सचेंज करते हैं सिंग्स को, एक पर्सन की सिंग सुन लेते हैं फिर हम दूसरी तरफ मूव हो जाते हैं, या जब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तब भी हम टर्न टाइप्स के अंदर होते हैं, या जब डिस्कशंस हो रही होती हैं तब भी हम टर्न टाइप्स के अंदर ही हो रहे होते हैं. अगर कोई टीचर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं तब भी हम टर्न टाइप्स के अंदर ही आ रहे होते हैं. होप सो यू नाउ यू गेट द पॉइंट.
यहाँ पे एग्जाम्पल देता है, अ ग्रीटिंग फॉर एग्जाम्पल इज लाइकली टू बी आंसर्ड बाय एन अदर ग्रीटिंग। अगर किसी ने सलाम लिया है तो डेफिनेटली वो आपको सलाम ही देगा। बट इन एज सेंस पेयर्स देयर इज ऑफन अ चॉइस ऑफ टू लाइक रिस्पॉन्स। ये दो तरह के आंसर्स भी आपको मिल सकते हैं, येस नो कह सकता है। आपसे कह लें कि अ रिक्वेस्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉलोड बाय आइदर एन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल। यहाँ पे जस्ट वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शंस, वी हैवंट एनी अदर एस्पेक्ट विदाउट दिस टूज। हमारे इन दो के अलावा कोई तीसरी ऑप्शन हमारे पास नहीं बचती, तो इट्स मीन टू ही टर्न्स होंगी, एक फर्स्ट स्पीकर की और एक सेकंड स्पीकर की। सेकंड स्पीकर के पास उसके पास टू रिस्पॉन्सेज होंगे, एक एक्सेप्टेंस में और एक रिफ्यूजल में। इट्स मीन कि हम जब अपने माइंड में एक्सेप्ट करते हैं या हम अपने माइंड में कोई प्लान करते हैं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे आगे से ये रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उसके मैक्सिमम क्या होगा, मुझे उसके एवज में रिस्पांस मिल सकता है, उसके बरक्स में रिस्पांस मिल सकता है, मुझे उसके एग्री या डिसएग्री में रिस्पांस मिल सकता है। विदाउट दिस टू ऑप्शन देयर इजंट एनी विल और देयर विल नॉट बी एनी वन, कि वहाँ पर एक इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और एक ही ऑप्शन है, मैक्सिमम उसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक एग्री में और दूसरा डिसएग्री में। फिर कहता है जी, इन सच केसेस वन ऑफ द रिस्पॉन्स इज प्रेफरेबल रिस्पॉन्स एंड द अदर आर प्रेफर्ड रिस्पॉन्स। प्रेफर्ड रिस्पॉन्स वो होता है कि जहाँ पर वी एक्सपेक्ट, मतलब द फर्स्ट स्पीकर जो होता है, जो आपके लिए जो स्पीच कर रहा होता है, या जो टर्न टेक फर्स्ट पर्सन जो होता है, जिसकी फर्स्ट टर्निंग होती है, टर्निंग पॉइंट्स होता है, वो एक्सपेक्ट करता है। एक्चुअली डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट समथिंग, हम औरों से तवक्का रखते हैं, और वो जो औरों से हम तवक्का रखते हैं या एक्सपेक्टेशंस हम लगाते हैं, हम अगर उसके रिस्पॉन्स में हमें आंसर मिल जाए तो हम बहुत हैप्पी होते हैं कि दैट दिस पर्सन एंड दिस गाय रिस्पॉन्ड मी अकॉर्डिंगली, इसने मुझे उसी तरह से अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कर दिया है। तो इट्स मीन ये कंफर्म है कि मैंने वहाँ पर वैसे ही बात की है। इट्स मीन कि मैं आपके माइंड के ऊपर पूरा उतरा हूँ और मैंने वही बात बताई है जो आप वहाँ पर समझना चाह रहे थे। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, इससे ज़्यादा वहाँ से इनकार भी कर सकता है, या उसे उस आंसर को वो प्रेफर नहीं करता है जो मैं समझ रहा हूँ। तो वहाँ पर दो ही ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों तरह से ये टर्न टाइप्स की एसेंसी पेयर्स में आते हैं। एसेंसी पेयर्स, जैसे ये पीछे ऑफर, असेसमेंट और ब्लेम क्वेश्चन की बात की जा रही थी, तो यहाँ पर ऑफर हमारे पास जो है, ऑफर वही एक्सेप्टेंस और प्रेफरेबल एक्सेप्टेंस में ही आती है, और रिफ्यूज़ल है तो ये डिसप्रेफर्ड होती है। असेसमेंट जो है ये भी एग्रीमेंट की बात करता है, ज़्यादा हम यही करते हैं कि जब हम असेसमेंट करते हैं तो हम उससे इत्तफाक कर लें बात से, और डिसएग्री करते हैं तो ये आप कह लें कि नॉन कॉमन आप कह लें कि रिस्पॉन्स होता है हमारे पास वहाँ पर। ब्लेम को हमेशा हम डिनाई करते हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते कोई हमारे ऊपर ब्लेम करे। और इस तरह क्वेश्चन जो होता है, हमें ये होता है कि हमें एक्सपेक्टेड आंसर्स ही मिलना चाहिए। क्लास में कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो स्टूडेंट कुछ का टीचर कुछ क्वेश्चन उससे पूछता है और बच्चा उसके अनएक्सपेक्टेड आंसर देता है, लेकिन वो आंसर भी ठीक होता है। जैसे कि लास्ट भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि अगर मैंने एक बच्चा ऑफ है तो मैंने उसे कहा भी कल कहाँ पर थे, तो मेरा भी मतलब ये नहीं था कि तुम कल घर पर थे या बाहर थे या स्कूल आप कह लेंगे किसी आउटिंग पे गए थे। मेरा मतलब तो ये था कि मैंने पूछना यही चाह रहा था, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क क्वेश्चन दैट व्हाई यू डिड नॉट कम, कि आप आए क्यों नहीं। मेरा सवाल तो ये था, लेकिन मैंने अल्फाज ये इस्तेमाल नहीं किए, तो इसमें मैंने जिस्ट नहीं किया और बच्चा वहाँ पर शार्पली रिस्पॉन्स करता है अनएक्सपेक्टेड। मैं तो सर घर पे था, तो आगे बच्चे को रिस्पॉन्स जो बनता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कि अब बच्चे को तो ये बताना था कि रीज़न बतानी थी कि वो कहा क्यों नहीं था। लेकिन हम यहाँ पर अमूमन ही ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन समटाइम हम अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स भी कर देते हैं। तो ये था आपका टर्न टेकिंग। तो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पर डिड यू एंजॉय द मील, डिड यू, यस यस यस, सो आई डिड, मैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स के रिस्पॉन्स में करता है। तो यहाँ पर लास्ट पार्ट जो है टर्न टेकिंग का, वो इंसर्शन है और सीक्वेंस है। ठीक है, हमारी जो इंसर्शन होती हैं या हमारे जो अनलाइक लेक्चर्स होते हैं या जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंसर्शन एंड सीक्वेंस ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट कन्वर्सेशन इज डिस्कोर्स म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड एंड निगोशिएटेड इन टाइम्स। आप कह लें कि अच्छी तरह से बात डिलीवर हो रही है तो फिर इंसर्शन और सीक्वेंस ठीक चल रहा है उसका। अनलाइक लेक्चर्स होते हैं, ब्रॉडकास्ट होती हैं, स्पीचेस होती हैं, कन्वर्सेशंस होती हैं, ये कंस्ट्रक्टेड होती हैं, लेकिन सब के सब आप कह लें कि दो पीपल ही कर रहे होते हैं। फीलिंग देयर वे फॉरवर्ड टुगेदर, देयर इज़ नो गोइंग बैक, क्रॉसिंग आउट, री राइटिंग एंड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आप कह लें अनलाइक लेक्चर्स जो होते हैं हमारे पास, हम यहाँ पर ड्रॉबैक नहीं कर सकते इन चीज़ों से। फिर आप कह लें कि रिपेयरिंग जो हो सकती है, मतलब कि आप कह लें कि पार्टिसिपेंट करेक्ट कर सकता है अपने अल्फाजों को भी और दूसरे गंदे के अल्फाजों को भी। तो यहाँ पर रिपेयर भी हम अपनी कन्वर्सेशन में पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास टर्न टेकिंग का। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कोर्स एज ए प्रोसेस। प्रोसेस डिस्कोर्स को किस तरह से हम ले सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो एथनोमेथोडोलॉजी होती है वो डिस्क्राइब करती है कन्वर्सेशन को एज ए डिस्कोर्स के, कि डिस्कोर्स एक कंस्ट्रक्टेड है, एक निगोशिएटेड है, एक निगोशिएशन है दो लोगों के दरमियान, दो पार्टिसिपेंट के दरमियान, दो पैटर्न्स के दरमियान, आपके लिए दो डायरेक्शन के दरमियान, कि एक पर्टिकुलर वेज में हम ये जो कन्वर्सेशन होती है, ये जो डिस्कोर्स होता है, ये कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पर हम निगोशिएशन करते हैं दो लोगों के दरमियान। आप कह लें कि जब निगोशिएशन करते हैं किस तरह से, मतलब कि एथनोमेथोडोलॉजी डिपिक्ट्स कन्वर्सेशन एज अ डिस्कोर्स constructed and negotiated between the participant following pre-established pattern and making the direction they are taking in particular ways। आप कह लें कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम एक ख़ास क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं, एक स्पेसिफिक सेट पैटर्न होता है जिसके रिस्पॉन्ड में हम बात कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पर कोई क्लास के अंदर कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो उससे बाहर निकल के हम वहाँ पर इंटरटेनिंग की बातें नहीं कर सकते, ठीक है। एक हम कह लें कि एक कंस्ट्रक्शन होती है, एक कंस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट होता है, हम उस कंस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर ही बात करते हैं। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक इस्टेब्लिश पैटर्न होता है, हम उस पैटर्न के ऊपर ही बात करते हैं। और जब भी हम बात करते हैं हमारा तरीका जो है, जो मेथड जो है, वे ऑफ टॉकिंग जो है, वो जैसा मर्जी हो, लेकिन हम एक क्राइटेरिया के अंदर ही बात करते हैं। अब उस क्राइटेरिया को जो हम परफॉर्म करने के लिए या उस पर क्राइटेरिया के ऊपर बात करने के लिए हम डिफरेंट पॉजेज़ का इस्तेमाल करते हैं, जोक्स का इस्तेमाल करते हैं, राइज एंड फॉल लेते हैं अपनी टॉक के ऊपर, इंटोनेशंस का इस्तेमाल करते हैं, मीन कि हम वर्ड्स को फिल करते हैं वहाँ पर, और एक अच्छा फार्मूला क्रिएट करते हैं कि हम एक कंप्रिहेंसिव टॉक बनाने के लिए हम पॉजेज, लाफ्टर, इंटोनेशंस, वर्ड्स, फीलिंग्स को एक अच्छी तरह से क्रिएट करते हैं, ताकि जस्ट इन ऑर्डर टू मेक अ मैसेज क्लियर एंड कंस्ट्रक्टेड सो दैट यू कैन निगोशिएट द पर्सन्स। आप कह लें कि ऐसा मैसेज डेवलप करते हैं जो एक अच्छी प्रोसेस देता है अगले बंदे को, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है अगले पर्सन्स के माइंड में। जब अगले पर्सन्स के माइंड में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है, या एक अच्छा मैसेज कन्वे किया जाता है, तो फिर आप कह लें कि एक अच्छी प्रोसेस होती है उस डिस्कोर्स के। तो डिस्कोर्स को प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपका एथनोमेथोडोलॉजी है, आपकी जो कंस्ट्रक्शंस है आपकी टॉक की, या आप कह लें कि आपने जो मैसेज कन्वे करना है वो बड़ा ही कंस्ट्रक्टेड किस्म का होना चाहिए। एक अच्छा, आप कह लें कि अच्छा स्टाइल होना चाहिए, उसके अंदर पॉजेस आने चाहिए, लाफ्टर आने चाहिए, इंटोनेशंस आनी चाहिए, आपके जेस्चर्स आने चाहिए, और एक अच्छी टॉक फॉर्मुलेट होनी चाहिए। अगर एक अच्छी टॉक या अच्छी एक स्पीच फॉर्मुलेट नहीं होती तो फिर आप समझें कि आप उस प्रोसेस को अच्छी तरह से कन्वे नहीं करते। लेकिन हम ये अच्छी टॉक जो है, या अच्छा प्रोसेस जो है, हम किस तरह से कन्वे कर सकते हैं, ये देखते हैं। अब कहते हैं कि सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक व्हाट्स द कल्चर एंड द टर्न टेकिंग प्रोवाइड एम्पल ग्राउंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि ये जो कल्चर है कि क्या आइदर वी आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, कि हमें ये समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हमें ये समझ आ रहा है तो फिर इट्स मीन सम टाइम ऐसा होता है कि कल्चर जो होता है वही हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे देता है, जिससे हम मैसेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। कि आप कह लें कि एक बड़ी वजह होती है कल्चर का कि आपको मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर दें, ठीक है। जैसे कि कल्चर से मुराद ये वो इन्वायरमेंट है जैसे जहाँ पर ये कन्वर्सेशन हो रही है, ये वो टॉक है जहाँ पर ये बात की जा रही है। सपोज फॉर एग्जांपल कि आप कोई टू पर्सन्स ऑलरेडी इन टॉकिंग स्टाइल्स में हैं, या पहले से ऑलरेडी कन्वर्सेशन ऑन गोइंग चल रही है, तो वहाँ पर जो ऑन गोइंग कन्वर्सेशन चल रही है उससे पहले क्या हुआ था ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जब उस क्लास के अंदर या उस कन्वर्सेशन के अंदर या उस टर्न टेकिंग के अंदर इंटर होते हैं और फिर कन्वर्सेशन को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर एक गैप आ जाता है। वो जो गैप आता है वो आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ आपको बढ़ाता है। आपको मैसेज कन्वे कर रहे थे पहले टू पर्सन और आप वहाँ पर इंटरिंग देते हैं, उससे खलल पैदा होगा और आपको एक बात की समझ नहीं आएगी पहले कौन सी बात चल रही थी। या इसके अलावा अगर आप मज़ीद उस कन्वर्सेशन के दरमियान से लीव आउट कर जाते हैं तो तब भी उस कल्चर्स को, उस अंडरस्टैंडिंग को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर हमारे पास है जी कि अगर आप एक ही कन्वर्सेशन को लॉन्ग ले जाते हैं, कि आपकी जो बाइडिंग फर है वो लॉन्ग टर्न चलती है, आप कह लें कि लॉन्ग टर्न से मुराद कि आपकी जो टेक्स्ट है या आपका जो मैसेज है वो प्रोलॉन्ग चला जाता है, तो वहाँ पर भी इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाती है। जब इंटरेस्ट लूज होती है तो देन वी लॉस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉकिंग, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सेइंग्स
द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैसेज दैट इज बीइंग इंटरप्रेटेड। जो वहाँ पर इंटरप्रेट किया जा रहा होता है टेक्स्ट, उसका मैसेज का जो बेसिक क्रक्स होता है ना, वो हम लॉस कर जाते हैं, उसे हम खो जाते हैं। जब उसे हम खो जाते हैं तो ये भी वजह क्या होती है, उस कल्चर की या उस आप कहें सराउंडिंग की होती है, जहाँ पर हम टर्न टेकिंग की बात कर रहे होते हैं कि मेरी जो टर्न है आप उसे आने ही नहीं दे रहे, आप मेरी टर्न के ऊपर मेरी इंटेंशन से नहीं लेते, मेरी टर्न्स के ऊपर आप कह लें मेरी बात को अटेंटिवली लिसन नहीं करते, लेकिन अपनी ही टर्न्स के ऊपर बात किए जाते हैं, अपनी ही टर्न को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। फिर थर्ड एस्पेक्ट है कि जब हम टॉपिक को चेंज करते हैं, आप कह लें कि जब हम टॉपिक को चेंज करते हैं, फोर्थ एस्पेक्ट पे जब टॉपिक हम चेंज कर देते हैं कि व्हेन वी ट्राई टू शफल द टॉपिक विद इन द टॉपिक, जब हम टॉपिक से टॉपिक को शफल करते हैं तो तब भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि हम डिस्कोर्स को अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते। जी, जब हम टॉपिक को चेंज करते हैं तो तब भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर प्रिवेल हो जाता है। फिर नंबर थर्ड पर रिफ्यूजिंग विदाउट अपीयरिंग र्यूड। आप कह लें जी कि आपको रिफ्यूज़ करना है तो फिर वहाँ पर एक अच्छे मैनर्स के साथ रिफ्यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर डेवलप ना हो। फिर आप कह लें जी कि जितने भी नोटोरियस और डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट होते हैं जो सेकंड लर्नर के लिए होते हैं या फॉरेन लर्नर्स के लिए होते हैं, उनसे अवॉइड करें, उनको अवॉइड करें। अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तब वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। अच्छी डिस्कोर्स जो होती है वो इन चीज़ों से परहेज़ करती है। जितने भी नोटोरियस या डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टर्म्स होती हैं या लैंग्वेज टूल्स होते हैं या लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं जिन्हें आम पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर जब कहते हैं जी जब क्लासरूम में हम बैठे होते हैं तो हम बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी कंट्रोल टर्न टेकिंग करते हैं। चूँकि टीचर्स को हम सुन रहे होते हैं और लेक्चर्स हम ले रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें अलाउ नहीं होता कि हम अपनी टर्न को बार बार वहाँ पर यूटिलाइज करें। इवन दैट कि हमें वहाँ पर अपनी टर्न लेने के लिए भी हमें वहाँ पर क्वेश्चन की सेंस में या रिक्वेस्ट की सेंस में हमें अपनी वहाँ पर अपनी टर्न को रखना पड़ता है। क्यों कि टीचर्स को हम सुन रहे होते हैं और वहाँ पर एक कंट्रोल्ड और एक ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट होता है, उसे अगर हम शैटर्ड करते हैं तो तब भी वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट पैदा हो सकते हैं। बेसिकली जो टीचर्स होता है वो इंटरप्ट कर सकता है स्टूडेंट की डिस्कोर्स को, ठीक है। किस लिए? वो स्टूडेंट की डिस्कोर्स को करेक्ट करने के लिए आप कह लें कि वहाँ पर इंटरप्ट कर सकता है, उसकी ग्रामेटिकल एरर्स को ठीक करने के लिए, या वहाँ पर उसने जो मैसेज कन्वे किया है उसका जिस्ट या उसका कॉन्टेक्स्ट ठीक करने के लिए वहाँ पर वो इंटरप्ट कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट जो है वो ऐसा इंटरप्शन वहाँ पर नहीं दे सकता। और जब स्टूडेंट इंटरप्शन देगा तो वहाँ पर वो अपनी टर्न विदाउट एनी रीजन जब पुट करेगा तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा जिससे आपकी जो डिस्टर्बेंस है वो बढ़ती जाएगी और हम वहाँ पर परेशान से परेशान होते जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्कोर्स का जो प्रोसेस है ये इन पॉइंट्स के ऊपर है। मतलब कि अगर हम एक अच्छी टर्न लेना चाहते हैं तो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर डेवलप नहीं करनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे हो सकती हैं? आपकी इंटरिंग एंड लीविंग कन्वर्सेशन से हो सकती हैं, बाइडिंग फॉर अ लॉन्गर टर्न, अपनी टर्न को लंबा प्रोलॉन्ग करने से हो सकती हैं, या किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करने से हो सकती हैं, या आप अपनी टॉपिक को एक्सचेंज करने से आप वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती हैं, या आप कोई ऐसे लैंग्वेज के वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो फॉरेनर के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, उनके लिए नोटोरियस है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, टीचर्स से आप कह लें कि ऑर्गेनाइज या कंट्रोल पैटर्न को वहाँ पर शैटर कर देते हैं, तब भी वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। तो थैंक्स फॉर इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू।